गोरखनाथ जी के जो गुरु थे वो बख्शेंद्रनाथ। हाँ जी, एक छलांग से मतलब रह गए थे। तो क्या जब दोबारा जन्म होता है तो वो मैट्रिक्स सारे ही आ जाते हैं? मैट्रिक्स सारे नहीं, लेकिन बहुत सारे आते हैं। सारे नहीं आते, लेकिन बहुत सारे आ जाते हैं, आ जाते हैं। और फिर वजह फिर एक लंबा समय तो वो खाते हैं, लंबा समय, क्योंकि उसमें क्या है, उन मैट्रिक्स की जरूरत है, फिर से लर्निंग दी जाएगी, उनको कुछ लेसन्स वापस दिए जाएंगे, फिर से तैयार किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में मुक्त होता तो वहां से मुक्त हो जाता, उस स्टेज पे हो जाता, लेकिन अब अगले जन्म में मुक्त होगा तो अब वो बड़ा बुद्ध बन के जो है मुक्त होगा। अब उसका निर्माण कुछ बड़ा होगा, अब उसकी स्टेज कुछ हाई होगी। ये कोई स्थायी चीज नहीं है ना, कि जीसस जो है एक बुद्धत्व को प्राप्त होकर चले गए, तो अगला जो आएगा वो जीसस के स्टेज पे जाएगा, जरूरी नहीं है। वो जीसस से बहुत ऊपर जाकर तो मुक्त होगा। जीसस उस स्टेज पे जाके मुक्त हो गए, ठीक है, लेकिन उस स्टेज पे अगला उससे ऊंचा जाएगा। उस जन्म में भी मुक्त होता तो वो जितना उसके बुद्धत्व की खिलावट होती, इतना बड़ा फूल होता। अब अगली बार जो आएगा तो फिर से मैट्रिक्स सूझिएगा और ज्यादा बड़ा फूल बनेगा, ज्यादा खुशबू निकलेगी, ज्यादा बड़ा फूल बनेगा और ज्यादा खुशबू निकलेगी। क्योंकि जितना वो अपना उस संभावना को होने के बाद में अटकेगा और फिर दोबारा उन चीज़ों को जिएगा, वो दोबारा उसको लेसन्स मिलेंगे, फिर से लेसन्स मिलेंगे, फिर से उसकी कुछ अपना उस सारी चीज़ें होंगी, उसको फिर खाद पानी, लेसन्स मतलब गड़बड़ियाँ होंगी, तकलीफें होंगी, खाद पानी मिलेगा। खाद पानी में बदबू ज़्यादा होती है ना, जितने ज़्यादा बदबू वाला खाद पानी होता है वो पौधा उतना ज़्यादा बड़ा होता है, उसमें फूल उतने बड़े आते हैं, पता है ना। जो ज़्यादा बदबूदार खाद होती है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खाद होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खाद में ज़्यादा बदबू होती है ना, और वो जो पौधा निकलता है ज़्यादा हरा और ज़्यादा बड़ा होता है, उसके फूल भी ज़्यादा बड़े आते हैं, है ना। तो वह जो है अगला जो जन्म होगा उसका, तो अगला जन्म कुछ ऐसा होगा कि वहाँ पर जो है वह फिर से कुछ मैट्रिक्स को जिएगा, उनको डिजॉल्व करेगा, डिजॉल्व करके फिर ज्ञान को उपलब्ध होगा। तो वह पीक जो है पिछली पीक जन्म की जो संभावित पीक थी उससे ऊंची ही जाएगी, ऊंची ही जाएगी, ये उसकी जरूरत है। और ये ऐसा नियम है, एज इट इज नहीं, यहाँ दोहराया नहीं जाता कुछ। इस यह अस्तित्व ऐसा है, यहाँ वो घिसा पिटी वाला काम नहीं है, दोहराया जाएगा। ऐसे को ये मिलना था पिछले तो इसी वही वाला पकड़ा दो इसको, ऐसा नहीं होता। वो गया तो गया, नया मिलेगा, ज़्यादा क्वालिटी का मिलेगा, ज़्यादा बेहतर मिलेगा। यहाँ पर कोई कंजूसी नहीं है, अस्तित्व के बाद कोई कंजूसी नहीं है, फुल ऑफ वेराइटी, हर बार यूनिकनेस है, नित्य नूतन है यहाँ, यह नित्य नूतन है, यहाँ बासा कुछ भी नहीं है ना, बासी चीज़ यहाँ नहीं परोसी जाती, नित्य नूतन, हमेशा नया, हमेशा यूनिक, हमेशा एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल। अगला प्रश्न किसका है? हाँ स्वामी जी, एक प्रश्न मेरा था, जब वो डिजॉल्विंग करते हैं हम सब कॉन्शियस माइंड का, तो उसमें जो धुआं वाला, उसमें पूरे 100% करने का है, तो कुछ जो सबकॉन्शियस माइंड में ये बने हुए रहते हैं पैटर्न, जो अचानक हमको हमारे लिए फायदेमंद रहते हैं, क्या उसको भी क्लियर करना रहता है उसमें कि वो बच जाते हैं? देखिए, जब हम भाव करने को कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड के सारे पैटर्न डिजॉल्व होते हैं, तो सारे पैटर्न डिजॉल्व होते हैं का मतलब कोई गुणा भाग नहीं है वहाँ पर ना, है ना, उसमें सब डिजॉल्व हो जाना चाहिए। उसमें जो है अच्छे बुरे का सवाल नहीं है, उसमें आत्मा के पैटर्न, परमात्मा के पैटर्न, वेद शास्त्र के पैटर्न, है ना, सारे पैटर्न डिजॉल्व हो जाने चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, सब पैटर्न ही है, थिंकिंग पैटर्न है। वेद शास्त्र पढ़ लिए तो उससे संबंधित थिंकिंग पैटर्न डेवलप हो जाएंगे, तो सब डिजॉल्व होना चाहिए, एवरीथिंग डिजॉल्व होना चाहिए। तो डिजॉल्व यदि वहाँ नहीं हो पा रहा है, या विधि के बावजूद डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, मतलब हमने कोई बैरियर क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद आपको हल्कापन लगता है, उस ध्यान के बाद अच्छा लगता है ना, तो काफ़ी कुछ डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन उस जगह पर जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है वो वाला स्टोरेज आपने बचा लिया कि सबका हो जाए, ये रूम नंबर फलाना, रूम नंबर फलाना, इसमें हीरे रखे, इसको रहने दो, इसको डिजॉल्व मत करो, है ना। कुछ गोदाम में आप ताले लगा के रख देते हैं, है ना, बहुत बड़ा है तो कुछ गोदामों में आप ताले लगा देते हैं, ताले आपने लगाए हैं। विधि तो आपको कह रही है कि तालों की जरूरत ही नहीं है, वो ताले भी अपना धुआं बन के उड़ जाए, वह गोदाम भी धुआं बन के जाए, उसकी दीवारें भी धुआं बन के उड़ जाए, कुछ बचे ही नहीं, ताला खोलने की जरूरत नहीं, ताला भी तो धुआं बन जाएगा, तालों को भी धुआं बन जाने दो, दरवाजों को भी धुआं बन जाने दो, उस कमरे को भी, गोदाम को भी वो धुआं बन जाने दो, एवरीथिंग, मतलब उसका जो भी
उसका जो सपोर्ट सिस्टम है, उसका सिक्योरिटी सिस्टम है, सबको धुआं कर दो ना, कोई शर्त ही बाकी न रखो ना। हमको गुणा भाग ही नहीं है, बस धुआं का मतलब सब डिजॉल्व होना चाहिए, एवरीथिंग, कोई गुणा भाग होना ही नहीं चाहिए। तो वह जो गुणा भाग नहीं रहेगा ना, तो सचमुच जो है आपको इतना हल्कापन लगता है, इतने सारे आपके जो पैटर्न्स हैं जन्मों जन्मों के एक साथ डिजॉल्व हो जाते हैं। इस विधि को कोई अपना बेशर्त होकर के इस विधि की गहराई में जाएगा ना, तो एक बार में भी खेल खत्म हो सकता है, एक बार में सब क्लियर हो जाएगा। वह जो डिवाइन डार्कनेस पे आ जाएगी, वहाँ डुबकी लग जाएगी, डुबकी लग जाएगी, और डुबकी जो है 48 मिनट क्रॉस कर गई तो बात पूरी होगी। इफ नॉलेज इज नथिंग, नॉलेज मतलब डेटा, सो डेटा का इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं है। जैसे हम बुक पढ़ रहे हैं, नहीं तो आप जो बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं, वो भी डेटा ही हो गया, उससे हमें एक्सपीरियंस आ रहा है। तो डेटा कब रॉन्ग होता है और डेटा का कैसे उपयोग किया जाए? हमारा आइडेंटिफिकेशन रॉन्ग है, इसे कैसे समझाया जाए और कैसे आगे लेके जाया जाए? पहली बात तो यह है कि हमारा करप्ट होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमें करप्ट किया जाता है। पशु जो है करप्ट नहीं है, ठीक है ना। मनुष्य के साथ हम करप्ट होते हैं, करप्ट होना बहुत जरूरी है, हर स्तर पे करप्ट होना जरूरी है, हर स्तर पे करप्ट होना जरूरी है, हर स्तर पे पतन होना जरूरी है। वहीं से अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, क्योंकि देखो मुक्त कौन करता है? सम्यक समझ मुक्त करती है। और समझ के लिए आपको सबसे पहले रॉन्ग का पता होना चाहिए, रॉन्ग को आपको जीना पड़ेगा। हम सब अपने आप को उठाकर देखें, अपने मन को उठाकर देखें, अपने बचपन और जीवन को उठाकर देखें, तो हमने पूरी खाइयों को टच किया हुआ है। कहीं हमने शो ऑफ किया है, कहीं नहीं किया है, दुनिया को बताया है, नहीं बताया, छुपा के किया है, वह किया है, सब किया है। कुछ व्यवहारिक किया है, कुछ मानसिक रूप से किया है, पिछले जन्मों का भी हमें पता नहीं। जो जो चीज़ें गलत हैं लगभग सारी चीज़ें करके देखी हुई हैं, लगभग, और कुछ अभी नहीं करी तो पिछले जन्मों में करके देखी है, ठीक है ना। सारी खाइयाँ छुई हैं, ऊपर उठने के लिए सारी खाइयों की जरूरत है। लेसन्स तभी मिल पाते हैं, नहीं तो लेसन मिलेगा ही नहीं। एक मूढ़ व्यक्ति को विक्षेप नहीं है, लेकिन उस मूढ़ व्यक्ति की समझ की वैल्यू क्या है? कोई वैल्यू है उसकी? एक बेवकूफ है, एकदम होते हैं, क्या क्या बोलते हैं उसको, कूड़ मगज, मूढ़ मगज, और क्या क्या बोलते हैं उसे, बेवकूफ या कुछ और बहुत कुछ बोलते हैं। तो वो जो है उसकी समझ, उसकी कोई समझ भी होगी तो उसकी वैल्यू क्या होती है? आप ये देखोगे कि बहुत सारे लोग जो सक्सेस होते हैं ना, वो पहले बहुत पतित हुए रहते हैं, पतित होने के बाद जब ऊपर उठते हैं तब वो अपना जो है वो लीड करते हैं, उसके बाद लीड करते हैं। तो वो जो है राइट लेसनिंग तो तभी है कि वो नीचे के तलों को जो है उनको जिया जाता है, उनको भोगा जाता है, उस नर्क को भोगा जाता है, उन समस्याओं को भोगा जाता है, उस पतन को भोगा जाता है। और वह जब प्रॉपर तरीके से होश के साथ उन चीज़ों को भोगा जाता है, तब जो है वो समझ पैदा होती है कि क्या पागलपन है ना। अब जो है कोई पिज्ज़ा खाएगा, फलाना खाएगा, और क्या क्या वो क्या अजीनोमोटो क्या बोलते हैं ना, हाँ, वो उससे रिलेटेड कुछ फूड खाएगा, कचरा खाएगा, है ना, वो क्या क्या स्ट्रीट फूड में ये सब अनहाइजीन दुनिया ये सब खाएगा, और उसके हेल्थ के इश्यूज होंगे, ये होंगे। उसके बाद वो अपने आप को सुधारता है। उसको सुधारने के बाद में कोई एक समझदार यदि बंदा है तो फिर जो है उसके बाद में उस चक्कर में दोबारा नहीं जाता वो। साक्षी भाव आ जाए एक बार तो, हाँ। फिर जो है नहीं, वो राइट अंडरस्टैंडिंग आ गई, मतलब उसके सारे उसके जो बैटल्स हैं, जो उसकी जो समस्याएं हैं, उसके जो नेगेटिव पहलू हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उसको जी चुका, भोग चुका, तो अब उससे ऊपर उठेगा। अब जो उठेगा तो उसमें क्वालिटी आएगी। तो ये करप्ट होना बहुत जरूरी है। तो उस करप्शन में सब कुछ है, आपको किताबें भी पढ़नी चाहिए, ये भी करना चाहिए, वह भी करना चाहिए, सब वही है। उधार ज्ञान बुरा होता है, लेकिन उधार ज्ञान सबसे पहले दिया जाता है, हर कोई पढ़ता है। किताबें क्या है? उधार ज्ञान ही तो है। कितनी अच्छी किताबें हों, वेद हो, शास्त्र हो, सब उधार ज्ञान है। कितनी भी शानदार किताबें हों, बेस्ट सेलर किताबें हों, आपकी लाइब्रेरी कितनी भी अच्छी हो, सब उधार ज्ञान है। आपके लिए तो उधार ज्ञान है ना, आपका अपना तो नहीं है ना।
और उसके बाद यदि आप कोई चीज दे रहे हो तो आप खिचड़ी परोस रहे हो, वहीं से मिला जुला के कोई नई खिचड़ी परोस रहे हो, आपका तो है नहीं। जो खिचड़ी परोस रहा है वह उसकी बात में एक अलग बात होगी, उसकी खिचड़ी कितनी भी सुंदर दिख रही हो लेकिन वह बात नहीं बनती, है ना। और जहां किसी के भीतर से कोई बात आ रही हो, खिचड़ी नहीं हो, तो उसमें डेटास वगैरह कम भी होंगे लेकिन वही बात अपील करती है ना। खिचड़ी में कितनी भी वैरायटी, वह अपील करती नहीं। कितनी भी इंफॉर्मेशन हो, कितना भी कुछ हो, अपील नहीं करती। उस व्यक्ति को आप बहुत लंबा याद नहीं रख पाएंगे, वो बहुत ज्यादा वो नहीं कर पाएंगे। हृदय की गहराई से कभी कुछ कह रहा है ना, उसके बाद डेटास कम भी है ना, उस व्यक्ति को आप दोबारा भूल नहीं सकते, कितनी कोशिश कर लो नहीं भूलो। और छाप, अमिट छाप छोड़ जाएगा आपके भीतर, क्योंकि वो उसकी ऑथेंटिसिटी है, उधार ज्ञान नहीं है। लेकिन जो है करप्ट होना जरूरी है, करप्ट होना जरूरी है। अब जो है एक बुद्ध पुरुष जो है वह भी आपको कुछ डाटा और इंफॉर्मेशन तो देता है, वह भी देता है, उसके पास भी है, वो करप्ट हुआ था, उसके इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, लेकिन उसका उधार ज्ञान नहीं है। वह उसने उसको उन तलों पे जी के देख लिया, अपनी मेधा और इंटेलिजेंस के स्तर पे भी उसने जी लिया उसे। अब उसका उधार ज्ञान नहीं है, वह दूसरे की बात कह भी रहा है। एक बुद्ध पुरुष पुराने बुद्ध पुरुषों की कथा कहता है, वो कहता है कि मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूँ, जो कहा जाना चाहिए सब कहा जा चुका है, सब कहा जा चुका है और मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन तब भी वो नया है। और दूसरों को उदाहरण साफ साफ दे रहा है लेकिन वो उधार नहीं है, वो उसका अपना है, वही चीज कह रहा है लेकिन तभी वह नया है, नित्य नूतन है, उसका है। जबकि वैसा ही वहां पर भी है लेकिन ये उसका नहीं है, यह उसका नगद है, तभी वो अपील कर रहा है। इसलिए वैसा का वैसा लिखा है वहां पर, और लगभग वैसा वैसा का यह दे रहा है, लेकिन इसके कहने की बात अलग है, हाथ से आता है। हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल उसका ही है, उधार नहीं है, क्योंकि उसका अपना अपना अनुभव है। और किसी ने भी नई बात नहीं कही है, ओशो ने भी कोई नई बात नहीं कही है, सब कहा जा चुका है। शिव ने भी कोई नई बात नहीं कही है, क्योंकि शिव के पहले का हमें इतिहास नहीं पता है, लेकिन वो पहले भी कहा जा चुका होगा, है ना। उसका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उसके पहले भी कहा जा चुका है, और सब कहा जा चुका है, और हमेशा कहा जाता रहा है। ये धरती तो अभी बनी अभी जा रही है, कितनी धरतियां हैं, कितनी सभ्यताएं, इस पे भी न जाने कितनी बार सभ्यता आके उजड़ के समाप्त हो गई, फिर से सभ्यताएं आ गई। फिर से जो है इस धरती का रिकॉर्ड उठा के देखा जाए, जो वैज्ञानिक रिसर्च है, कि पूरी सभ्यता, अच्छे से विकसित हुई सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हुई है। फिर हजारों लाखों साल तक जो है फिर ये धरती फिर से तैयार होती रही, लाखों साल तक, लाखों साल तक तैयार होने के बाद में फिर से समय जीवन आए। इसी धरती की बात कर रहे हैं, और इस धरती की कोई वैल्यू है नहीं खास, न जाने कितनी धरतियां हैं, कितना बेवकूफाना बात है ना, न जाने कितनी धरतियां। अरे असंख्य धरतियां हैं, इनफाइनाइट हैं। इनफाइनाइट में हमेशा सब कुछ इनफाइनाइट ही होगा। इनफाइनाइट धरतियां हमेशा होती हैं जिसमें संपूर्ण जीवन होता है, पूरे विकास के साथ में हमेशा होता है, कभी ऐसा नहीं हुआ। सब सनातन सत्य है हमेशा। तो जो है ये डेटा से करप्ट होना ठीक है, वो करप्ट होना जरूरी है, तभी तो करप्ट होते हैं ना। लेकिन उसके बाद ऊपर भी उठाना चाहिए। तो ऊपर उठाने को साधना बोलते हैं। साधना का मतलब पहले गार्बेज इकट्ठा किया, उसके बाद गार्बेज फेंक दिया, है ना। ऐसा ही होता है, गार्बेज पहले इकट्ठा करते हैं, फिर गार्बेज फेंक देते हैं, गार्बेज फेंक देते हैं, वापस उस अवस्था में आ जाते हैं। पहले गार्बेज नहीं था, पशु थे, फिर गार्बेज इकट्ठा किया तो मनुष्य हो गए, फिर गार्बेज फेंक दिया तो अब पशु नहीं होंगे, अब देवता होंगे, सॉरी मुक्त होंगे, बुद्ध होंगे, बुद्ध होंगे। थोड़ा बहुत रह गया तो देवता हो जाएंगे, पूरा साफ हो गया तो फिर बुद्ध हो जाएंगे, आंशिक रह गया तो फिर देवता हो जाओगे। कूड़े के एक आध छोटे मोटा हिस्सा भी रह गया ना, एक टुकड़ा भी बच गया तो हायर विंग्स के उच्च लोग, हायर विंग्स हो जाओगे, हायर डायमेंशन के देवता हो जाओगे। अगला प्रश्न आपका ही है।